हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसको हम हल करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर को हम एक ही वीडियो में उड़ा देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम हमारे पास है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहले हम समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया से अर्थ है, ठीक है, देखो, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हो, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि जहां पर एक है ना, यहाँ पर एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हो, उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे मैंने परिभाषा लिखी है वैसे अभिक्रिया की वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर या संयोग करके, है ना, संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो पदार्थ है, इन दोनों को से मिलकर बना है एक नया पदार्थ जल। तो जब भी दो या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हो, उसे हम क्या है, यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब बात करते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार होते हैं 6। ठीक है, हमारे पास 6 प्रकार, हम 6 पढ़ लेंगे। नंबर 1 हमारे पास होता है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचायन, है ना, उपचायन या अपचायन अभिक्रिया, और उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, ये हमारे पास रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार होते हैं। ठीक है, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो को आगे चलकर हम इनको अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ लेंगे, डिस्कस कर लेंगे इनको भी सभी को। फिर हम आगे एक हेडिंग पढ़ते हैं, अभिकारक क्या होता है। ठीक है, देखिए, जो भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, है ना, जैसे पदार्थ हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रही है, तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं अभिकारक। तो हमारे पास जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, ये मेरे पास यहाँ पर क्या है, ये मेरे पास भैया यहाँ पर अभिकारक है, ये मेरे पास यहाँ पर क्या भैया, अभिकारक है। और जो है ना, अभिकारक के यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक, है ना, अभिकारक कहलाते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक, है ना, अभिकारक कहते हैं ना। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे पदार्थ है उन्हें हम अभिकारक में, जो पदार्थ होते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं उत्पाद की, तो जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के बाद में होता है, यानी कि बाद में फलस्वरूप होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, यहाँ पर उत्पाद कहते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को इस चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे हम चलते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा इसका एक बार फिर के साथ, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए आगे हमारे पास है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण क्या होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, देखिए, जब हमारे पास कोई किसी रासायनिक समीकरण में जो अभिक्रिया ना, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले अभिकारक है, ये मेरे पास अभिकारक यहाँ पर कौन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना, जो भी अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं अभिकारक। और है ना, और जो अभिक्रिया के बाद बने हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उत्पाद। ठीक है, तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, उस रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले अभिकारक है और उत्पाद है, उनको उनके प्रतीक द्वारा, है ना, उनको उनके प्रतीक द्वारा कह लो या सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करने से जो समीकरण प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पर, ये मेरे पास एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन होता है उसका प्रतीक होता है H, ऑक्सीजन का प्रतीक हमारे पास क्या होता है यहाँ पर H2O, है ना, सॉरी O2। ठीक है, आई होप आप लोग समझ चुके हैं यहाँ तक। जो हाइड्रोजन है इसका प्रतीक H, ऑक्सीजन है इसका प्रतीक O2, इससे मिलकर क्या बनना है, जल, और जल का प्रतीक क्या होता है H2O, जल का प्रतीक क्या होता है H2O। तो हमें अभिकारक को और उत्पाद को उनके सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर दिया, है ना, उनको क्या कर दिया, अभिकारक को और उत्पाद को उनके सूत्र द्वारा क्या कर दिया, प्रदर्शित कर दिया। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, है ना, किसी भी रासायनिक, है ना, कोई भी रासायनिक समीकरण क्या होती है, पहले वो पता होना चाहिए, है ना, किसी भी रासायनिक समीकरण क्या होती है, कोई भी कि, ठीक है, जिस भी रासायनिक अभिक्रिया में या किसी भी रासायनिक, है ना, अभिक्रिया में अभिकारकों को और उत्पादों को उनके सूत्र द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं, और प्रदर्शित करने से हमें जो समीकरण प्राप्त होती है उस समीकरण को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी लोग समझ चुके होंगे। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, है ना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले अभिकारक हैं, अब भाग लेने वाले अभिकारक मींस ये वाले, है ना, ये मेरे पास भाग लेने वाले मेरे क्या यहाँ पर अभिकारक है। तो भाग लेने वाले जो अभिकारक होते हैं और उसके बाद जो बनने वाला पदार्थ होता है इसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं।
उनको उनके प्रतीकों द्वारा, किसके द्वारा भैया, प्रतीकों द्वारा या सूत्रों द्वारा। जैसे मेरे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन प्रतीक मेरे पास यहाँ पर H है, ऑक्सीजन प्रतीक मेरे पास O2 है। तो मैंने क्या कर दिया, इस समीकरण में, इस समीकरण को मुझे है ना, किसी भी जो रासायनिक अभिक्रिया समीकरण होती है उस रासायनिक है ना रासायनिक समीकरण में यदि मैं अभिकारक को, उत्पादों को उनके सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर दूंगा, और सूत्र द्वारा प्रदर्शित करने पर हमें जो भी समीकरण प्राप्त होगी उस समय को हमेशा हम क्या कहते हैं, उस समय को हमेशा कहते हैं रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर रासायनिक समीकरण कहते हैं। आई होप आप सभी लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास यहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, आगे हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। देखिए आप सभी को पता है कि हमारे पास कोई भी समीकरण होती है, कोई भी एक समीकरण होती है, उसमें दो पक्ष होते हैं, एक तो बायां पक्ष और एक दायां पक्ष। ठीक है, तो देखो संतुलित समीकरण किसे कहेंगे आप। देखो ऐसे समीकरण जिसमें दायां और बाएं पक्षों में तत्वों की परमाणु संख्या क्या हो, बराबर हो। जैसे देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है, कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, बट यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, दो है। नीचे समझ सकते हैं। अब वो बैलेंस समीकरण नहीं है, ठीक है, उसको बैलेंस कर दो, बाद में आपको बैलेंस करना सिखाऊंगा। ठीक है, अभी पे आप लिख सकते हो, है ना, यहाँ पर लिख सकता हो 2। ठीक है, नीचे आओ अपन इस वाला एग्जांपल समझते। देखो यहाँ पर मैग्नीशियम है, यहाँ पर ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ पर मैग्नीशियम है और यहाँ पर ऑक्सीजन है। देखिए ये बायां पक्ष समीकरण का, ये दायां पक्ष। अब देखिए इधर मैग्नीशियम में कितने अणु है, कितने परमाणु है ना, मैग्नीशियम में कितने परमाणु है, आप कहोगे एक परमाणु है। लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम कितने परमाणु है, एक है ना, कितने परमाणु है, 2 एकम 2 परमाणु। कितने परमाणु है, 2 परमाणु। यहाँ पर मैग्नीशियम कितने परमाणु है, 2। तो मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दी, किससे मल्टीप्लाई कर दी, मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दी। तो उस केस में क्या हुआ, देखो अब मैग्नीशियम के भी परमाणु यहाँ पर 2 है, यहाँ पर मैग्नीशियम के 2 परमाणु है, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 परमाणु है और यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 परमाणु है। यदि बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में, बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में परमाणु की संख्या क्या हो, बराबर हो, परमाणु संख्या क्या हो, परमाणु की प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या क्या हो, बराबर हो, तो होती है, उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आप लिखा हुआ है कि ऐसी रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में, है ना, दाएं पक्ष में और बाएं पक्ष में, है ना, बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या क्या हो, बराबर हो। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, 2, है ना, सॉरी मैग्नीशियम कितने परमाणु यहाँ पर 2, तो अगर मैग्नीशियम कितने परमाणु है, 2 परमाणु है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने परमाणु है, 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने परमाणु है, 2। कैसे 2 है, इस 2 गुना हो गए, यहाँ पर 2 एकम 2 परमाणु। ठीक है, जैसे समीकरण हमारे पास ये है, देखिए यहाँ पर Fe कितने परमाणु है, आप कहोगे 1 परमाणु। यहाँ पर Fe कितने परमाणु है, 3 परमाणु। यहाँ पर कितने परमाणु है, 1 है ना, इधर कितने हैं, 3 है। तो समीकरण बैलेंस नहीं है। जब समीकरण बैलेंस नहीं है उसको हम बैलेंस करते हैं, इसके हम क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 से गुणा कर दी, 3 से आपको हल नहीं करनी है, यहाँ पर करनी है। अगर यहाँ से करोगे तो सूत्र गड़बड़ आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब देखो क्या हुआ, Fe3 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने परमाणु है, 2 परमाणु। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने परमाणु है, 2, बैलेंस है। लेकिन ऑक्सीजन कितने परमाणु है, 4। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने परमाणु है, आप कहोगे 1 परमाणु है। लेकिन होने चाहिए यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 परमाणु है, तो ऑक्सीजन के सब 50 परमाणु चाहिए, है ना। संतुलित समीकरण क्या कहती है, संतुलित समीकरण कहती है कि प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या चाहिए बराबर, प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या चाहिए बराबर होनी चाहिए, तो होनी चाहिए थी ना। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, 4 से गुणा यहाँ कर लूंगा, 4 से गुणा मैं यहाँ कर दूंगा। जैसे मैं 4 से गुणा करा तो इस 4 के चक्कर में 4 दूनी 8, इससे हाथ गुणा जाएगी। और यहाँ पर ऑप्शन का 1 है, यहाँ पर ऑप्शन कितनी है, 1, तो उसमें यहाँ दे जाएगी। तो 4 दूनी 8, लेकिन हाइड्रोजन कितने मेरे पास यहाँ पर 8, लेकिन इधर कितने हैं, 2। तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दिया, 4 दूनी 8। अब यहाँ भी हाइड्रोजन के 8 परमाणु है, यहाँ भी हाइड्रोजन के 8 परमाणु है, यहाँ भी ऑक्सीजन के 4 परमाणु है और यहाँ भी ऑक्सीजन के 4 परमाणु है। ठीक है, आई होप आप सभी लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे कि संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए मैं जल्दी एक वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, वहां से आप सभी लोगों को संतुलित करना सीख लेना है। इस वीडियो में मैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सिखाना इम्पॉसिबल है, सिखा नहीं सकता क्योंकि वो लंबा टॉपिक है। ठीक है, आगे चलते हैं क्योंकि मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में एक एक करके। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे भी चलते हैं। देखिए आगे हम पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। पहला प्रकार हमारे पास आता है संयोजन अभिक्रिया। देखिए संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, जब 2 पदार्थ संयोग करके, यानी कि 2 पदार्थ संयोग करके एक मतलब एकल, है ना, एकल उत्पाद का निर्माण करते हो, उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पर देखना है, देखो एक पदार्थ A मान लो है मेरे पास, एक पदार्थ मान लो B है।
इन दोनों ने मिलकर सिर्फ एक पदार्थ का निर्माण करा जो मेरे पास यहाँ पर क्या है, सी है, जो मेरे पास यहाँ पर क्या है, सी है। तो जब भी दो पदार्थ मिलकर, है ना, ऐसा समझ में, जब भी दो पदार्थ मिलकर या संयोग करके एक उत्पाद का निर्माण करते हो तो ऐसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं, यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया कहती है। जैसे मेरे पास कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर, दो पदार्थ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं, यानी कि एक उत्पाद निर्माण कर रहे हैं। केवल उत्पाद निर्माण कर रहे हैं, केवल एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो इस अभिक्रिया को हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं वियोजन अभिक्रिया की ओर। ये आपको अभिक्रिया क्लियर हो होगी। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, इससे सवाल काफी बनते हैं वियोजन अभिक्रिया से आपके सब पेपर में। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें देखो वह अभिक्रिया जिसमें एक, है ना, एक अकेला अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक सरल उत्पाद बनाता है, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक भी दो अभिकारक है ना, सॉरी एक अभिकारक है, कितने अभिकारक है, एक अभिकारक। तो जहां पर भी एक अभिकारक टूटकर दो उत्पाद का निर्माण करता हो तो ऐसी अभिक्रिया को, ऐसे वियोजन को क्या कहते हैं ना, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, यहाँ पर ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर ए बी एक पदार्थ है और वो उसको हम उष्मा दी, तो उष्मा देने पर क्या हुआ, यदि उसको मैं गर्म किया तो गर्म करने पर मेरे पास ए और बी में टूट गया, क्या टूट गया, यहाँ पर ए और बी में टूट गया। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अकेला अभिकारक टूटकर दो से अधिक सरल उत्पाद बनाता है, उस अभिक्रिया लेना यहाँ पर। ठीक है, ध्यान लेना अभिक्रिया, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मेरे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने उष्मा दी, तो जब उष्मा दी गर्म किया मैंने उसको, है ना, उसको मैंने गर्म किया तो यहाँ पर कैल्शियम, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया, है ना। जब यहाँ पर एकल अभिकारक था उसको जब मैं उष्मा दी तो वो दो, है ना, दो उत्पाद में टूट गया। तो जिस भी अभिक्रिया में एक सिंगल अभिकारक टूटकर, है ना, एक सिंगल अभिकारक टूटकर दो नए उत्पाद का निर्माण करता हो, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये वाला अभिक्रिया मेरे पास हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब वियोजन हमारे पास तीन प्रकार से होता है। पहला वियोजन हमारे पास विद्युत वियोजन, यानी कि जहां पर विद्युत धारा के द्वारा क्या हो रहा हो, वियोजन हो रहा हो। जैसे यहाँ पर देखो जब भी हम जल के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है ना। फिर उसका होगा उसमें वियोजन, जैसे कार्बन, है ना, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट में उष्मा दी तो दो उसमें टूट गया। फिर होता है मेरे पास यहाँ पर प्रकाश वियोजन, जहां पर प्रकाश द्वारा कोई अभिक्रिया हो रही है, प्रकाश के द्वारा कोई वियोजन हो रहा होगा, टूट रहा होगा कोई, है ना, वो होता है मेरे पास प्रकाश वियोजन। ठीक है, ये आपको बताना चाहिए कि वियोजन भी दो तीन प्रकार के होते हैं। अगर कहीं पर विद्युत, है ना, जैसे कहीं पर कोई पदार्थ विद्युत धारा टूट रहा है तो वियोजन, अगर कहीं पर कोई पदार्थ उसका द्वारा टूट रहा है तो उसमें वियोजन, अगर कहीं पर कोई पदार्थ प्रकाश के द्वारा टूट रहा है तो प्रकाश से वियोजन हो रहा है वहां पर। ठीक है, जैसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया, जैसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया वो किसके उपस्थिति में हो रही है, प्रकाश वियोजन की उपस्थिति में होती है। ठीक है, आगे चलकर पढ़ाऊंगा आप सभी लोगों को। तो क्या है, आप सभी को बात क्लियर हो चुकी होंगी कि वियोजन अभिक्रिया कैसे कहते हैं या और संयोजन अभिक्रिया कैसे कहते हैं, है ना। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एकल, है ना, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक उत्पाद निर्माण करते हो। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बता दिए। फिर वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अकेला अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक सरल उत्पादों क्या बनाता हूं, है ना, उसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ए और बी को मैं उष्मा दी तो वहां से ए प्लस बी एक पदार्थ बन चुका है। ठीक है, फिर मैंने दो एग्जांपल आगे बताया आप सभी को, तो इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अभिक्रिया को यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे समझते हैं विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। देखिए विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील, है ना, कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके योग से हटा देता है और उसके जगह ले लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बी और सी और ए, तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, देखो जो ए बी है, बी सी है, ये यौगिक है और ए यहाँ पर क्या है, एक तत्व है। अब जो ए तत्व है ये बी तत्व से क्या है, ज्यादा क्रियाशील है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें एक अधिक, है ना, एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व, अभिक्रियाशील तत्व से अर्थ ये होता है कि जो बहुत ज्यादा जल्दी से किसी के साथ में रिएक्ट करता है, जल्दी से मिल जाता है,
तो यहाँ पर ए क्या है, बहुत ही क्रियाशील तत्व है, तो बी यहाँ पर क्या है, बहुत ही कम क्रियाशील तत्व है। तो इस कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देगा, इसकी यौगिक से अलग कर देगा, यानी सी से अलग कर देगा और उससे वहां पर जगह ले लेगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ए सी बना देगा और इस बी को क्या कर देगा, अलग कर देगा। ठीक है, जैसे हम समझते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर Fe है, आयरन है, और यहाँ पर कॉपर सल्फेट है। अब कॉपर सल्फेट की जो क्रियाशीलता होती है वो Fe से क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अब क्या करेगा, जो Fe है इसको हटा देगा, इसके यौगिक से इससे हटा देगा और इससे हटाकर इसकी जगह पर इसकी जगह दे लेगा और है ना, यहाँ पर क्या बनेगा, FeSO4 प्लस कॉपर को क्या कर देगा, अलग कर देगा। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पास विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व है ना, एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व है ना, कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है, अलग कर देता है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये अधिक क्रियाशील तत्व था और ये मेरे पास एक यहाँ पे एक अधिक है ना, आएगा समझ में, ये मेरे पास यहाँ पे एक अधिक क्रियाशील तत्व है और ये मेरे पास यहाँ पर एक यौगिक है और इस यौगिक में जो मेरे पास कॉपर है, ये मेरे पास कॉपर बहुत कम क्रियाशील तत्व है। तो ये जो अधिक क्रियाशील वाला तत्व है ये इसे कम क्रियाशील वाले तत्व को इसके यौगिक से क्या कर देगा, अलग कर देगा और स्वयं उसकी जगह ले लेगा। देखो यहाँ पर स्वयं इसकी जगह ले लेगा। तो जहां पर भी ऐसी अभिक्रिया हो रही होगी, ऐसी अभिक्रिया को हम कहेंगे यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, आई होप आप सभी लोग समझ चुके होंगे। एक बार अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो एक बार वीडियो को पीछे हटाकर देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया, देखिए वह अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आयन मींस, देखिए हमारे पास दो प्रकार के आयन होते हैं, प्लस और माइनस। ठीक है, तो जहां पर भी अभिक्रिया है ना, जिस भी अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान हो रहा होगा, ऐसी अभिक्रिया को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ऐसी अभिक्रिया को हम कहेंगे यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए के पास मान लीजिए प्लस चार्ज है, बी के पास मान लीजिए माइनस चार्ज है, फिर प्लस सी के पास मान लो प्लस चार्ज है, डी के पास मान लीजिए यहाँ पर माइनस चार्ज है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ए है और डी है ये दोनों अपने आवेश आदान प्रदान कर लेंगे, ये दोनों मिल जाएंगे ऐसे, और बी है और सी है ये दोनों पर क्या कर लेंगे, आयनों का आदान प्रदान कर लेंगे। तो जिस भी है ना, जिस भी अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान हो रहा होगा, ऐसी अभिक्रिया को हम कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे देखो यहाँ पर सोडियम है, तो सोडियम का होता है प्लस चार्ज, प्लस आयन, माइनस है ना, मेरे पास यहाँ पर है कॉपर सल्फेट है ना, सल्फर ऑक्साइड है ना, सल्फर है और वो मेरे पास ऑक्सीजन है ना, सल्फर ऑक्साइड है, तो इसके ऊपर है माइनस का 2 आवेश। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्या करेगा यहाँ पर, जिसको हम अभिक्रिया कराएंगे यहाँ पर, ठीक है, जिसको हम अभिक्रिया कराएंगे यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऐसा होगा कि जो सोडियम है, ये सोडियम है, इसके साथ क्लोरीन के साथ में, तो यहाँ पर बनेगा NaCl, क्या बनेगा NaCl, और जो बेरिलियम है ना, बेरिलियम है, ये इसके साथ मिल जाएगा, क्या बनेगा बेरिलियम सल्फेट बना लेगा यहाँ पर। ठीक है, और इसको बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस का अर्थ है कि यहाँ पर Na के कितने हैं, 1, यहाँ पर Na है 2, और यहाँ पर क्लोरीन है 1, यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं 2, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर 2 से। तो जिस भी अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान हो रहा होगा, ऐसी अभिक्रिया को हम कहेंगे यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं सब, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आई होप आप सभी लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पर अभिक्रिया। ओके, कर ले स्क्रीनशॉट, थोड़ा आपको चमक नहीं रहा होगा एक बार में यहाँ पर, हाँ अब आपको सही चमक रहा होगा, अब स्क्रीनशॉट कर सकते हो आप सभी लोग। कर ले स्क्रीनशॉट आपने, चलिए आगे बढ़ते हैं। उपचयन अभिक्रिया के बारे में हम जानते हैं। देखिए उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर कॉपर है, तो जब हमें कॉपर की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ में करवाई है तो इस पदार्थ के अंदर, कॉपर के अंदर ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है। तो जिस भी अभिक्रिया में किसी भी पदार्थ के अंदर है ना, कि जब किसी पदार्थ के अंदर है ना, पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो कॉपर की वृद्धि हो गई, कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ चुके कि उपचयन अभिक्रिया क्या होती है। बात करते हैं अपचयन अभिक्रिया की। तो जिस भी है ना, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की ह्रास होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर कॉपर है, तो कॉपर की अभिक्रिया जब मैंने करवाई यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ में, तो इस कॉपर से ऑक्सीजन की क्या हो गई है, ह्रास का मतलब होता है कमी, तो उसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई है। ठीक है, और जैसे यहाँ पर मेरे पास एक एग्जाम्पल हो रखा मैंने, ठीक है, ये मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो यहाँ पे क्या रखा है, जिंक ऑक्साइड है और उसके अभिक्रिया मैंने यहाँ पर 17 है
कार्बन के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस पदार्थ के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई है। देखो जिनके अंदर हो गई ऑक्सीजन की कमी, तो जिस भी पदार्थ के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी उस पदार्थ को, उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, उस अभिक्रिया को, है ना, जिस भी पदार्थ के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। अब बात करते हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया की। तो देखिए जिस भी अभिक्रिया में उष्मा निकलती है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास कार्बन है, कार्बन ग्रेफाइट है और ऑक्सीजन है, जब इन दोनों की अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और 9 है ना 4 है ना 94.0 किलो यहाँ पर क्या निकलेगी, उष्मा निकलेगी। उष्मा सबसे अभिक्रिया क्या होती है, जिस अभिक्रिया में उष्मा का ह्रास होता है, अवशोषण होता है, कमी होती है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, यहाँ पर उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो ये मैंने आपको छह अभिक्रिया आपको करा दी है, अच्छी तरीके से बता दी है। अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो एक बार वीडियो पीछे कर अवश्य रूप से देख लीजिएगा, ठीक है। बात करता हूँ क्षारक्षण की। क्षारक्षण क्या होता है, देखिए क्षारक्षण एक प्रकार की अभिक्रिया होती है जिसमें कोई जो धातु होती है, धातु वायु में जो उपस्थित होती है, वायु में जो ऑक्सीजन उपस्थित होती है ना, वायु है ना, वायु की ऑक्सीजन में नमी या अन्य रसायनों से अभिक्रिया के द्वारा धीरे धीरे क्या होती है, नष्ट होती जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, क्षारक्षण कहते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर लोहा है, तो लोहे जैसे हम क्या रखेंगे, वातावरण में, खुले वातावरण में रखेंगे, तो वातावरण में जो रखेंगे तो वो क्या कर लेगा, ऑक्सीजन के साथ में या नमी के साथ में मिल जाएगा और मिलने का धीरे धीरे क्या लगेगा, नष्ट होने लगेगा। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर क्षारक्षण कहते हैं, ठीक है। क्षारक्षण क्या सब लोग समझ चुके होंगे कि वे एक प्रकार की अभिक्रिया होती है जिसमें, ठीक है, जिसमें धातु वायु की उपस्थिति में, है ना, और नमी या अन्य रसायनों के द्वारा, है ना, धातु में जो है ना, वायु में जो उपस्थित है ऑक्सीजन और नमी के द्वारा, ठीक है, क्या लगता है, धीरे धीरे नष्ट होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर क्षारक्षण कहते हैं, ठीक है। एक तो भी हमारे पास यहाँ पर आता है विकृत गंधिता। क्या आता है, विकृत गंधिता, उसको भी मैं यहाँ पर आपके सामने क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। विकृत गंधिता क्या होती है, ठीक है, विकृत गंधिता, ठीक है। विकृत गंधिता भी हम अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे एक बार कि विकृत गंधिता क्या होती है, ठीक है। विकृत गंधिता, ठीक है, विकृत गंधिता, है ना। विकृत गंधिता क्या होती है, देखिए विकृत गंधिता क्या होती है, जो हमारे पास खाद्य पदार्थ होते हैं, जो हमारे पास खाद्य पदार्थ होते हैं, तो जब उनको हम खुले में रख देते हैं, है ना, जब उनको हम खुले में रख देते हैं तो खुले में रखने से क्या होता है, वे खराब होने लगते हैं, सड़ने लगते हैं, है ना, सड़ने लगते हैं। तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर विकृत गंधिता कहते हैं। इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो, अगर आप बाहर लेना चाहते हो बाहर ले सकते हो कि खाद्य पदार्थ वायु की उपस्थिति में, है ना, वायु की उपस्थिति में वायु से अभिक्रिया करने के पश्चात में क्या लगते हैं, खराब होने लगते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर विकृत गंधिता कहते हैं, ठीक है। तो विकृत गंधिता आपको मैंने क्लियर कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो आशा है आप सभी लोगों की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और इसके नीचे कमेंट जरूर दीजिएगा कि मैंने अपनी अगली वीडियो में इससे, ये तो आप ये लगा सकते हो कि वीडियो आपको कैसे लगी है, ठीक है, क्योंकि मैं जो हूँ अभी लर्नर हूँ, लर्न कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, तो आप लोग मुझे सिखाओगे, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने यूट्यूब पर आया हूँ। तो प्लीज एक बार सभी लोग मुझे बताइए कि वीडियो आपको क्या कमी लग रही है या क्या अच्छा कंटेंट है, ठीक है, जिससे मैं वीडियो में आगे कंटिन्यूस चलाता रहूँ, ठीक है। थैंक यू।